मनी मार्केट हेजिंग, जब आप शॉर्ट टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म लैंडिंग करते हो तो वो मार्केट कहलाती है मनी मार्केट। और जब आप उस मार्केट को यूज करते हो, यानी शॉर्ट टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म लैंडिंग को यूज करते हो, इन्वेस्टमेंट को यूज करते हो फॉर हेजिंग योर एक्सचेंज रेट रिस्क, तो उसको कहते हैं मनी मार्केट हेजिंग। अब ये होता कैसे है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी हुज होम करेंसी इज द डॉलर्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कंपनी के लिए फॉरेन करेंसी कौन सी है और होम करेंसी कौन सी है। इसकी फॉरेन होम करेंसी डॉलर है और उसको पैसोज मिलेंगे जो कि इसके लिए फॉरेन करेंसी है। सो इट्स अ केस ऑफ रिसीट। तो मनी मार्केट हेजिंग में आपको देखना जरूरी है कि ये रिसीट का केस है या ये बोरोइंग का केस है, सॉरी ये पेमेंट का केस है। तो इसको पैसे मिलेंगे, फॉरेन करेंसी मिलेगी। कब मिलेगी? 6 मंथ्स टाइम में मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। अच्छा, स्पॉट रेट यानी आज अगर आप पैसों चेंज कराओगे तो 15 का। अच्छा, अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि आप उसने आपको डायरेक्टली वो रेट दे दिया जो आपके केस में एप्लीकेबल है, वरना वो दो रेट्स देता है, एक वो जिस पे बाय किया जाता है, एक वो जिस पे सेल किया जाता है। और उस केस में हमें फिर खुद चूज करना पड़ता है कि हमारे लिए हमें कौन सा रेट लगाना है। और चूज मतलब ऐसा नहीं कि हम हमारी पसंद का नहीं, हमें देखना होता है कि बैंक का फायदा किसमें है, क्योंकि एक बैंक का बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग होता है। तो बैंक हमेशा बाइंग और सेलिंग करता है ताकि प्रॉफिट कमा सके। और 6 मंथ फॉरवर्ड रेट है 15.3, यानी आज से 6 महीने के बाद अगर आप इसको एक्सचेंज कराते हो और कॉन्ट्रैक्ट आज करते हो तो रेट 15.3 है। तो ये फॉरवर्ड रेट तो हमारे लिए भी फिलहाल काम का नहीं है, क्योंकि हम मनी मार्केट हेजिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास बोरिंग इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं और डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं दोनों मुल्कों के। अब हाउ टू यूज मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा, अब मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूँ रिसीट के केस का। अगर रिसीट का केस होगा आपको क्या करना है, स्टेप 1, पहला आपको क्या करना है, देखिए रिसीट का मतलब क्या है, आपको 500,000 पेसोज मिलेंगे। जब आपको 500 पेसोज मिलेंगे तो आप ज़ाहिर है उसको 6 महीने के बाद बैंक के पास ले जाकर एक्सचेंज कराओगे और उसको कन्वर्ट कराओगे इनटू लोकल करेंसी, दैट इज डॉलर्स, जो कि आप नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि 6 महीने के बाद रेट क्या होगा आपको नहीं पता। और अगर ये रेट आपके फेवर में नहीं हुआ तो आपको लॉस हो सकता है, इसलिए आप उसको अवॉइड करना चाहते हो। अब बस दूसरा हल ये है कि बजाय 6 महीने तक वेट करने के, ये पैसे आपको आज मिल जाए। पर आज कैसे मिलेंगे? कस्टमर के साथ तो आपके 6 महीने का की डील है, तो कस्टमर से तो आप अभी फिलहाल 6 महीने के लिए नहीं ले सकते हो। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप किसी फॉरेन करेंसी बैंक से लोन ले लो और जब ये पैसे आ जाएं तो 6 महीने के बाद ये पैसे बैंक को दे दो। लेकिन अगर आप आज इतना ही लोन लोगे 500,000 का, तो 6 महीने के बाद ये लोन बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और 6 महीने के बाद आपको तो 500,000 ही मिलेंगे। तो इंटरेस्ट फिर आपको जेब से देना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। तो फिर हम इतना बोरो करें कि जितना भी हम आज बोरो करें वो 6 महीने के बाद 5 लाख बन जाए। यानी वी हैव टू बोरो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500,000 so that after 6 months that present value increases to 500,000। और फिर 6 महीने के बाद जब मेरे पास ये 5 लाख आ जाएंगे, मैं अपनी जेब में रखने की बजाय ये मैं बैंक को पे कर दूंगा, क्योंकि बैंक से मैं आज ही ले रहा हूं। स्टेप 1 विल बी टू बोरो। ये हमेशा रिसीट के केस में यही होगा, बोरो फॉरेन करेंसी, बल्कि बोरो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीट। तो रिसीट के केस में आप पहले बोरो करेंगे, स्टेप 1 हो गया। अच्छा, अब हम इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। इस केस में पीवी निकालते हैं। पीवी के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको
जिस चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। हम 500,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद इंटू 1 + R होगा। अच्छा, आर रेट उठाएंगे हम। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं? बोरो करने जा रहे हैं। क्या बोरो करने जा रहे हैं? फॉरेन करेंसी बोरो करने जा रहे हैं। फॉरेन करेंसी हमारी क्या है? पैसोज है। तो हमें बेसिकली पैसोज का बोरिंग रेट उठाना है। तो बोरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ पेसोस 8% है। बट ये 8% पूरे साल का होता है, याद रखना। जो रेट्स आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में, वो नॉर्मली ईयर बेसिस पे होते हैं, एनुअल बेसिस पे होते हैं। तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने टाइम के हिसाब से। हम 6 महीने के लिए बोरो कर रहे हैं, तो अगर पूरे साल के लिए 8% है, पूरे साल के लिए 8% है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि आधे साल का निकालना है, 6 महीने का। वरना वरना हम ये भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 12 × 6 कर सकते हैं, बिल्कुल। सो मैंने चूंकि एक्सेल में परसेंटेज का साइन डाल दिया, इसलिए मुझे इसको 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैनुअली करोगे तो 8% को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि परसेंटेज का साइन हट जाए। उसके बाद मैं पावर लगाऊंगा -1। -1 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 6 महीने के रेट डाला हुआ है, और मैं भी 6 महीने की ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। सो 6 months इज अ सिंगल पीरियड फॉर मी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट मैंने पुट किया वो मंथली पुट नहीं किया, 6 महीने का पुट किया है। और मैं भी 6 महीने के बाद मिलने वाली अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मेरे लिए इस वक्त 6 महीने इज अ सिंगल पीरियड। इसी तरीके से अगर 3 महीने के बाद आपको ये पैसे मिलते तो आप 3 महीने का इंटरेस्ट रेट पुट करते, और पावर फिर भी -1 लगाते, क्योंकि फिर 3 महीने आपके लिए एक ही पीरियड होता। तो पावर हमेशा -1 हुआ करेगी। हम इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दिया करेंगे अपने पीरियड के हिसाब से। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। दैट्स द प्रेजेंट वैल्यू। ये अमाउंट है जिसको अगर आज हम बोरो करेंगे, तो ये अमाउंट 6 महीने के बाद 500,000 बन जाएगी। इसमें 4% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, इसमें 4% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये अमाउंट उठाई और इसको 1.04 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 लाख बन जाएंगे। तो 6 महीने के बाद जब इसमें 4% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो ये 5 लाख बन जाएंगे। और फिर ये हम डायरेक्टली बैंक को पे कर देंगे 6 महीने के बाद जब आएंगे। तो हमें कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने में एक तरफ से फॉरेन करेंसी आएगी, दूसरी तरफ से पे हो जाएगी। हाँ, आज हमें इतना बोरो करना है, ये अमाउंट है। ये है वो अमाउंट जो हम बोरो करने जा रहे हैं, और हमारी जेब में इतने पैसों आएंगे आज। लेकिन चूंकि ये आज आ जाएंगे, तो हमारी टेंशन खत्म होगी कि 6 महीने के बाद रेट क्या होगा। ये हम आज ही कन्वर्ट करने जाएंगे। तो स्टेप 2 में हमारे पास होगा कन्वर्ट इनटू लोकल करेंसी। और ये बोरोइंग के केस में भी होगा, और रिसीट के केस में भी होगा, और पेमेंट के केस में भी होगा। कन्वर्ट इन लोकल करेंसी एट करंट स्पॉट रेट, क्योंकि आज कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं। तो डॉलर्स में अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5807। इसको मुझे कन्वर्ट कराना है। तो अब या तो इस स्पॉट रेट से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा। ये बताओ, रेट किसमें कोटेड है? रेट किसमें कोटेड है? ये रेट दिया हुआ है, किसमें कोटेड है स्पॉट रेट? और मुझे सब लोग जवाब दें जी, पैसों में। और हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? डॉलर्स में। तो मैंने रूल बताया था आपको, रेट पैसों में है, कन्वर्ट करने जा रहे हैं डॉलर्स में, तो डिवाइड करेंगे रेट से। बिल्कुल सही है, 32051.28 डॉलर्स। इसका मतलब इतने पैसों जब आपको मिलेंगे बैंक से बोरो करने के बाद, तो आप जब इसको कन्वर्ट कराने जाओगे तो उसके बदले आपको इतने डॉलर्स मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे। और आज ही आपको पता है कितने डॉलर मिलेंगे, तो रिस्क खत्म हो गया। नाउ एग्जैक्टली यू नो दैट यू विल बी होल्डिंग दीज मेनी डॉलर्स टुडे। बट सर, हम तो 6 महीने के बाद की देख रहे थे कि 6 महीने के बाद हमारे पास कितने होंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास ये आज आ गए। अब हम इन पैसों को अपने पास आइडल नहीं रखेंगे, हम इनको इन्वेस्ट कर देंगे। सो स्टेप 3 विल बी टू इन्वेस्ट, deposit the foreign currency in local bank for 6 months, जितने अरसे का, ताकि हमें 6 महीने के लिए अब इसको, सॉरी, नॉट फॉरेन करेंसी, द लोकल करेंसी,
It's not the foreign currency anymore, it's the local currency. So local currency को आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे. So ये जो अमाउंट है इसको 6 महीने के लिए आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब आपको डॉलर्स का डिपॉजिट रेट चाहिए. डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट वो भी डॉलर का 3%, और 3% पूरे साल का है. हमारे पास आधे साल का हमें चाहिए. 3% डिवाइडेड बाय 2. और यहाँ पर पावर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 लगाएंगे या ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा. सो मैं पावर नहीं लगा रहा. सो पावर लगाएं ना लगाएं, हम देखना चाह रहे हैं 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद 3% इंटरेस्ट ऐड होके इसमें ये अमाउंट कितनी हो जाएगी. ये 32532 डॉलर्स हो जाएगी. ये डॉलर्स हो जाएंगी. इसका मतलब 6 महीने के बाद आज ही उसको पता चल गया कि 6 महीने के बाद उसके पास कितने डॉलर्स आने वाले हैं. अगर वो ये कुछ ना करता तो 6 महीने के बाद उसके बाद पैसों होते, और 6 महीने के बाद जब वो पैसों को कन्वर्ट करता डॉलर्स में तो उसको नहीं पता था कि कितने डॉलर्स होंगे. लेकिन आज की तारीख में हमने ये सारी कैलकुलेशन करके पता कर ली कि अगर वो ये सब करेगा जो अभी हमने किया तो उसके पास कितने डॉलर्स होंगे. इसको आज ही पता चल गया कि 5 लाख पैसों के बदले उसके पास 6 महीने के बाद कितने डॉलर्स आने वाले हैं, कितने डॉलर्स होंगे. तो आज अगर उसको कोई भी डील करनी है, कुछ भी करना है, कोई भी परचेजिंग करनी है, तो वो इतने डॉलर्स तक की परचेजिंग कर सकता है क्योंकि उसको पता है उसके पास 6 महीने के बाद इतने डॉलर्स होंगे. तो रिस्क उसका खत्म हो चुका है. सो ये कहलाता है आपका मनी मार्केट हेजिंग, जिसमें आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट यूज करते हो टू हेज योर रिस्क. रिस्क हेज करने का मतलब वेरिएशन खत्म कर देना, अनसर्टेनिटी खत्म कर देना. एग्जैक्टली आज आपको पता चल जाए कि 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, एंड दैट इसका मतलब रिस्क खत्म हो. ये है डॉलर जो आपको मिलेंगे. अब ऑल्टरनेट उसके पास क्या हो सकता है. तुम्हें हमारा आंसर तो आ गया है, हमने किस में लिखना है, 1000 में लिखना है. तो उसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. ए 32,500, राइट, उसी के क्लोज है. अच्छा, ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास, अभी उसने मांगा नहीं है. ऑल्टरनेट है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा 6 महीने का करेगा क्योंकि 6 महीने के बाद पैसे मिलेंगे. तो याद रखना 2 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिए होंगे तो आप वो वाला उठाओगे जो आपके काम का है. यहाँ 6 मंथ की बात हो रही है तो 6 मंथ का ही दिया हुआ है फिलहाल, लेकिन 2 दे सकता है, 3 मंथ का भी दे सकता है, 6 मंथ का भी दे सकता है. सो यू हैव टू पिक द वन जो आपके काम का है. सो वी विल पिक 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 15.3. तो उसको वो कह रहा है, बैंक कह रहा है आज मेरे साथ डील कर लो, दफा करो ये जो आप सब कुछ कर रहे हो, ये ना करो, मेरे साथ आज ही डील कर लो, मैं तुम्हें 15.3 पैसों पर डॉलर के हिसाब से एक्सचेंज करूंगा, आ जाओ मेरे साथ डील कर लो. तो अगर मैं डील करता हूं तो फिर मेरे पास 6 महीने के बाद 5 लाख डॉलर्स होंगे, और मैं जब उसको कन्वर्ट कराने जाऊंगा तो 15.3 के हिसाब से कन्वर्ट होगा, और वो भी आज मुझे पता है अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इतने मिलेंगे. सो आई विल बी गेटिंग $32679. अब मुझे बताओ आपके पास अगर ये दोनों ऑप्शंस हो तो विच ऑप्शन विल यू चूज. द मनी मार्केट हेज in which you will get 32532 or the forward contract in which you are going to get 32679. हाँ, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि दोनों में से कौन सी हेजिंग ज्यादा बेहतर है. बिल्कुल, तो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ही जाएंगे क्योंकि इन दैट केस विल बी गेटिंग मोर यूएस डॉलर्स और मोर डॉलर्स देन इन केस ऑफ मनी मार्केट हेजिंग. ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई. अच्छा, अब मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ. आपको ये सब नहीं करना ना तो आप ना करो, सही है. मनी मार्केट हेजिंग के अंदर मेरे पास एक और तरीका है, इसमें है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना. इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी. अगर आपको याद हो उसमें हम स्पॉट रेट उठाते थे एंड स्पॉट रेट इज 15 और ऊपर 1 प्लस आर करते थे. इंटरेस्ट रेट उठाते थे हम उस मुल्क का जिस मुल्क की करेंसी में रेट कोटेड है. जिस मुल्क की रेट इधर किस मुल्क की करेंसी में रेट कोटेड है, जल्दी से बताएं. पैसोस. तो पैसोस का इंटरेस्ट रेट ऊपर रखेंगे और डॉलर का इंटरेस्ट रेट नीचे रखेंगे, ये तो तय हो गया. लेकिन पैसोस के भी 2 रेट दिए हुए हैं
और डॉलर के भी दो दिए, तो कौन कौन से पिक करेंगे वो यहां से देखेंगे। मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, यहां पर मैंने पैसोस का रेट उठाया था, और पैसोस का मैंने कौन सा रेट यहां पर उठाया था? 8%। तो ऊपर 8% आएगा, और 6 महीने वाला आएगा, तो इसलिए 8% डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये तो ऊपर का रेट हो गया, 8% डिवाइड बाय 2। सही है। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 1 + R से, और दूसरा रेट नीचे रखेंगे। दूसरा रेट जो हमने यूज किया था वो कौन सा था? इधर जो यूज किया था। जो दो रेट यहाँ यूज कर रहे हैं वही रेट्स उठाएंगे, कोई और रेट नहीं उठाना है। और जिस रेट, और उन दो में से ऊपर वो वाला रेट रखेंगे जिसमें रेट कोटेड है, उस करेंसी का रेट रखेंगे। तो 3% था, और तो 3% को मैं डायरेक्टली अगर 1.5 लिख लूँ डायरेक्टली, 1.5%। सही है। ये आ गया आपका रेट, इफेक्टिव रेट आपके पास आ गया। अब आप अपनी करेंसी को इससे डिवाइड करो। 5 लाख की करेंसी दी, और डिवाइड बाय दिस इफेक्टिव रेट टू सी हाउ मेनी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स यू विल गेट। 32532, ये देखो, 32532.05, 32532.05। सो सेम आंसर आ गया। सो इफ यू वांट कि आप इफेक्टिव रेट वाली अप्रोच यूज कर लो, आप इफेक्टिव रेट वाली अप्रोच भी यूज कर सकते हो। ये शॉर्टकट है। अगर आप ये वाला रेट यूज करना चाहते हो तो ये कर लो। सो यू डोंट हैव टू डू दिस। सो यू फाइंड आउट कि आपको कितने लोकल करेंसी यूनिट्स मिलेंगे 6 महीने के बाद। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। यूके कंपनी विल परचेज न्यू मशीनरी इन 3 months टाइम फॉर $7.5 million। द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज 2.0382 माइनस 2.0 सॉरी डैश 2.0390। दो रेट दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो दो रेट दिए हुए हैं। एक एक वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे बैंक पैसे फॉरेन करेंसी लेगा, और एक वो है जिसपे देगा। सो बाइंग और सेलिंग रेट्स हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के। अब वो कहते हैं व्हाट इज द अप्रोप्रिएट 3 month फॉरवर्ड रेट एट विच द कंपनी शुड हैज दिस ट्रांजैक्शन फॉर 4 डेसिमल प्लेस। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा रेट इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। पहले पहले ये देखें कि पहले ये देखें कि 3 महीने के बाद इस कंपनी ने करना क्या है। डॉलर्स बैंक से खरीदने हैं या सेल करने हैं? बताएं। उसने फॉरेन करेंसी खरीदनी है या उसने फॉरेन करेंसी बेचनी है बैंक को? बाय करनी है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है, बाय करनी है। जबरदस्त। अच्छा, अब ये बताएं, और कितने डॉलर खरीदने हैं उसको? $7.5 million खरीदने हैं। अब उसको ये देखना है कि बैंक कौन सा रेट इसमें यूज करेगा। तो बैंक अपना फायदा देखेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कन्वर्ट करके लोकल करेंसी में। बेसिकली हम बैंक से $7.5 million लेंगे, और उनको लोकल करेंसी देंगे। तो पहले लोकल करेंसी लेना, या हमसे कम लोकल करेंसी लेना। बैंक का फायदा किस में है? हमसे ज्यादा लोकल करेंसी यूनिट्स लेना। बताएं, बैंक का फायदा किस में है? हमसे ज्यादा लोकल करेंसी लेना, या हमसे कम लेना। अगर आप बैंक को बोलोगे मुझे $7.5 million दो, तो बैंक की ख्वाहिश क्या होगी कि हम उसको ज्यादा में खरीदें या कम में खरीदें? ज्यादा पैसे देके खरीदें या कम पैसे के देके खरीदें? ज्यादा पैसे, बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर वो रेट यूज करना है जिससे लोकल करेंसी का आंसर ज्यादा आएगा, उसमें बैंक का फायदा है। ये है, इस तरीके से आपने देखना है। सो अब पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें पता चलेगा
क्योंकि अगर हम डिवाइड करके निकालेंगे तो कम से कम रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ज्यादा आंसर आएगा। और अगर हमने मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना है तो ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रूल में जितनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा आंसर आएगा। तो पहले आप लोग मुझे बताएं, ये रेट है किसमें कोटेड? रेट किसमें कोटेड है? डॉलर्स में है। और हम किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं? पाउंड्स में। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और डिवाइड करके हम ज्यादा आंसर लाना चाह रहे हैं, कम आंसर लाना चाह रहे हैं? बैंक का फायदा किसमें था? ज्यादा में था बैंक का फायदा। हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर रेट से डिवाइड करेंगे, छोटे रेट से डिवाइड करेंगे? हम बड़े रेट से डिवाइड करेंगे या छोटे रेट से, ताकि आंसर ज्यादा आए। तो दोनों में से छोटा रेट कौन सा है? जी, अगर पाउंड से डॉलर पे आते तो मल्टीप्लाई होता। सो 2.0383 ये छोटा रेट है। सो दिस इज द आंसर। ये आंसर है। और अगर वो हमसे पूछता कितने पाउंड स्टर्लिंग देने पड़ेंगे कंपनी को, तो हम कहते हैं 7.5 मिलियन, है ना? 7.5 मिलियन का मतलब है 7,500, फिर 3 जीरो, डिवाइडेड बाय 2.0383। इतने इतने पाउंड स्टर्लिंग जो है उसको देने पड़ते 7.5 मिलियन खरीदने के लिए आफ्टर 3 मंथ्स। तो वो इस तरह भी घुमा के पूछता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि रेट कौन सा यूज करना है। अब मैंने आपको रूल बता दिया, आपने बैंक का फायदा देखना है। आपको बैंक का फायदा देखना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है आपको ये पता चले क्या आप खरीदने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो फॉरेन करेंसी। चलें, अब एक काम करें, ये वाला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे ये सॉल्व करके दो। अब ये फॉरवर्ड रेट हमें कैलकुलेट करना है, और आपको पता है फॉरवर्ड रेट के लिए हम इंटरेस्ट रेट्स यूज करते हैं, और आसानी ये की हुई है कि इसमें दोनों इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके मामला दिया हुआ नहीं है। सो 1.4415 ये स्पॉट रेट हो गया। अच्छा, अब ऊपर रेट आएगा और नीचे रेट आएगा। अब जाहिर है 4 रेट दिए हुए थे तो हम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, फिलहाल हम नहीं हो रहे। हमारे लिए आसानी क्या है कि दोनों का रेट दिया हुआ है, हमें देखना ये है कि दोनों में से कौन सा रेट ऊपर रखना है, कौन सा नीचे। रेट किस में है? पाउंड यूरोज में है। रेट यूरोज में है। सही है, तो यूरो का जो रेट होगा वो हम ऊपर रखेंगे। तो यूरो का रेट जो है वो है 4.75। अब देखिए आपने भी इससे क्या होशियारी की, इससे पहले 5.75 दिया हुआ। तो लोग फ्लो में, एग्जाम प्रेशर में जो पहले आएगा ऊपर लिख देंगे और जो दूसरा आएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो उसने यहाँ पर भी ख्याल रखा हुआ है। सो जो जिस करेंसी में रेट कोटेड है, यूरोज में कोटेड है, लिहाजा यूरो का रेट ऊपर आएगा। तो 1 प्लस। अच्छा, ये भी देखना है कि रेट पर एनम दिया हुआ है, और हमें क्या करना है? व्हाट शुड द 3 मंथ, 3 मंथ के हिसाब से निकालना है। ये रेट एनुअल दिया हुआ है, तो मेक श्योर यू कन्वर्ट इट ऑन 3 मंथ बेसिस। तो आपको 3 मंथ में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अब रेट एनुअल है और फॉरवर्ड रेट हमें 3 मंथ के बाद का निकालना है। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो 4.75%, 3 मंथ्स का मतलब होता है क्वार्टर, तो मैं डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देता हूँ, या 12 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही बात है। ये आ गया। अब ये न्यूमरेटर आ गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में भी यही चीज रिपीट करनी है। 1 प्लस रेट इज 5.75% डिवाइडेड बाय 4। 1.43। अच्छा, 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था।
सो 4 डेसिमल प्लेस तक इट विल बी 1.4379 यूरोस पर पाउंड, यूरोस पर पाउंड। क्योंकि रेट जिसमें कोटेड होता है उसी में ही रहता है, उसमें चेंज नहीं हो जाएगा। अच्छा डिवाइड बाई 3 किया मैंने, 4 ही किया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर 1.4379। ये आपका रेट आ गया 3 मंथ्स के बाद का फॉरवर्ड रेट। समझ में आया? अब आपको बताना ये कि इन दो में से कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए और कौन से को जाने देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन का मतलब यही होता है कि आपको आपको नहीं सूट करता तो आप छोड़ दीजिए। कॉल ऑप्शन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था। व्हाट इज कॉल ऑप्शन? बाय वाला। और पुट ऑप्शन मींस बेचने वाला। सो अगर कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि आप इतने डॉलर परचेज कर सकते हो इतने में, 1.9 में, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस है। और अगर आप स्पॉट रेट पे लोगे तो 2.95 का मिलेगा। अब यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है डॉलर में, और हम भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं डॉलर में, क्योंकि हमारे पास इस वक्त पाउंड है। तो आप जरा इसको कन्वर्ट करो, 500,000 को 1.9 से मल्टीप्लाई करो। डॉलर में रेट है और डॉलर में ही कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो 500,000 इंटू 1.9, 950,000। तो अगर आप करेंसी बाय करने जाते हो 500,000, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको 950,000 देने पड़ेंगे इसको खरीदने के लिए। 950,000 में आपको ये 5 लाख डॉलर मिले, 5 लाख पाउंड मिलेंगे। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट से करने जाओगे तो आपको 2.95 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी हायर देन 1.9। तो इसलिए एक्सरसाइज करने में ही फायदा है, यानी हमारा जो बैंक के साथ वो ऑप्शन हमने खरीदा होगा उसी को एक्सरसाइज कर लें, ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ बाइंग द सेम फॉर अ हायर प्राइस फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो ये पहला वाला तो एक्सरसाइज आ जाएगी। दूसरा पुट ऑप्शन, इसमें हमें बेचने हैं $400,000 और बेचने का रेट है 2.9। तो जाहिर है अगर मैं 400 को 2.9 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि मुझे कितने डॉलर्स मिलेंगे, और फिर मैं 2.95 से मल्टीप्लाई करता हूं और फिर देखता हूं कितने मिलेंगे, तो 2.95 से मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा वैल्यू आएगी। इसका मतलब ओपन मार्केट में बेचने में ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू ऑप्शन एक्सरसाइज करने में। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को छोड़ देंगे, लैप्स होने देंगे और मार्केट से उसको परचेज कर लेंगे। सो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज आ जाएगा और पुट ऑप्शन जो है वो लेट इट लैप्स आ जाएगा। ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया? सो इस्लामिक फाइनेंस में पहला प्रिंसिपल ये है कि कोई भी इन्वेस्टर लॉस से आजाद नहीं होगा। यानी आप किसी भी पार्टनर को ये नहीं कह सकते हो कि भाई लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं तुम्हें इतना रिटर्न देता रहूंगा। और ये तब होता है जब आप परसेंटेज ऑफ रिटर्न प्रिंसिपल यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रखते हो, रादर देन प्रॉफिट बेस देते हो। मिसाल के तो आप किसी को बोलो मैं तुम्हें प्रॉफिट का 30% दूंगा, तो 30% ऑफ द प्रॉफिट तो आप सेट कर सकते हो, ये भी फिक्स है, लेकिन फिक्स परसेंटेज फॉर्म में है, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। बट अगर आप उसको बोलो चूंकि तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए तो मैं तुम्हें 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए मैं तुम्हें लाजमी दूंगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो। नहीं, यू कैन नॉट फिक्स अ रिटर्न ऑन कैपिटल, यू कैन फिक्स अ रिटर्न ऑन प्रॉफिट। आप प्रॉफिट पे का रिटर्न फिक्स कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट का फिक्स नहीं कर सकते हो। और खूबसूरत प्रिंसिपल है, क्योंकि एक इंसान लॉस कर रहा हो वो प्रॉफिट कैसे देगा आपको, वो उसके ऊपर रिटर्न कैसे देगा? वो मजबूर होगा तो गलत काम करेगा जब होगा ही नहीं उसके पास। सो दैट्स व्हाई एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से
इस्लाम ने उसको मना किया हुआ है, उसी को सूद या रिबा कहते हैं। तो रिबा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब टाइम की बेस पर कैश के ऊपर कैश आप लेते चले जाओ, इररिस्पेक्टिव सामने वाला जो है वो कमा रहा है नहीं कमा रहा, लॉस कर रहा है क्या कर रहा है, यू डोंट केयर। सो इफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आप कैश के ऊपर कैश बढ़ाते चले जाओ, कंपाउंड करते चले जाओ, और ये ना देखो कि सामने वाला कमा रहा है या नहीं कमा रहा, तो उसको कहते हैं रिबा, जो कि मना है। सेकेंडली, फाइनेंसिंग जो आप दोगे या इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे, वो किसी ऐसी चीज के लिए नहीं करोगे जो कि इस्लाम में मना है, शरीयत में मना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स कहता है कि मुझे शराब का कारखाना लगाना है और वो बैंक को कहता है मुझे लोन दे इस्लामिक फाइनेंस मोड में, तो इस्लामिक फाइनेंस इसको अलाउ नहीं करेगा। इवन अगर आप उसको कहते हो ठीक है प्रॉफिट लॉस में शेयर नहीं, जिस बिजनेस में वो जा रहा है वो बिजनेस बताते खुद हराम है। हराम बिजनेस में आप फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। एंड नो पार्टनर शैल बी फ्री फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस, ये तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सो एवरी इस्लामिक फाइनेंस विल हैव दीज बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। अब इसमें डिफरेंट मॉड्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है मुशारका। मुशारका बेसिकली नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है उसको कहते हैं, और इसमें दो पार्टनर्स होंगे कम से कम, और इसको मुशारका भी कहते हैं और शिरकतुल अम्वाल भी कहते हैं। इट्स अ नॉर्मल पार्टनरशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स इन्वेस्ट भी करते हैं और दोनों पार्टनर्स मैनेजमेंट भी करते हैं, अनलेस एंड अनटिल एक बंदा बोल दे कि मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। कैपिटल दोनों लगाते हैं, कैपिटल याद रखिएगा दोनों लगाते हैं, बट मैनेजमेंट में जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टिसिपेट करें, दोनों भी कर सकते हैं। और कोई एक कहता है कि भाई मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, अपनी मर्जी से आप पार्टिसिपेट, ठीक है। सो ये होता है मुशारका। आप दो लोग मिले, दोनों ने पैसा लगाया, एक चला रहा है बिजनेस, एक ने कहा मैंने नहीं चलाना है, लेकिन दूसरा कहते हैं मैं भी चलाऊंगा, हम दोनों मिलकर चलाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट म्यूचुअली एग्री होगा, नंबर वन। अगर दोनों फंड्स लगा रहे हैं और दोनों काम कर रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब याद तो रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमेशा शुरू में ही तय होगा। टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा किसी भी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट या साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त तय होते हैं, बाद में नहीं होते। कंटिजेंसी कुछ भी नहीं होगी, तो उसी वक्त तय हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं और आप, लेट्स से हम दोनों पार्टनर्स हैं और मैं भी पैसा लगा रहा हूँ, आप भी पैसा लगा रहा हूँ, मैंने भी काम करना है और आपने भी काम करना है, ऐसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, मैं और आप म्यूचुअली एग्री करेंगे, कुछ भी हो सकता है। हम ये भी एग्री कर सकते हैं कि मुझे 10% मिलेगा, आपको 90% मिलेगा, बिल्कुल हो सकता है। वाइस वर्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं भाई मैं मैनेजमेंट नहीं करूंगा, मैनेजमेंट तुम कर लेना, और तुम इस बात पे एग्री हो जाते हो, लेकिन पैसा मैं भी लगाऊंगा तुम भी लगाओ। अच्छा, पैसा हम दोनों ने आधा आधा लगाया, तो इस केस में इस्लामिक फाइनेंस ये कहता है कि जो बंदा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके शेयर ऑफ कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर, इफ आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड 50% ऑफ द कैपिटल, आधा मैंने किया है, तो मेरा प्रॉफिट में हिस्सा आधे से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम आधा होगा, आधे से कम हो सकता है। एंड लॉजिकली देखें कितनी खूबसूरत बात है। एक बिजनेस में 10 लाख चाहिए थे, 5 लाख मैंने लगाया, 5 लाख आपने लगाया। आप 5 लाख के पैसा लगाने के बाद आप उसको मैनेज भी कर रहे हो, तो ये बताओ क्या आपको आधे से कम मिलना चाहिए? आप आधा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो और चला भी रहे हो, तो क्या आपको आधे से कम हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं ना। लेकिन आपका सवाल पैदा होता है कि सर अगर सामने वाला एग्री कर जाता है, मतलब सर बोले मैं एग्री कर जाऊं, क्या हाँ मुझे मिल जाए कम, तो भी इस्लामिक फाइनेंस अलाउ नहीं करता? कहते तो भी अलाउ नहीं करेंगे। सर ये क्या बात हुई? अगर मैं अपनी मर्जी से कहता हूं भाई मैं 30% पे खुश हूं, मुझे 30% दे दो, 70% आप ले लो, मैं चला के भी दूंगा कंपनी, आधी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा,
तो क्या ये भी इस्लामिक फाइनेंस में अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब अकल के लिहाज से देखा जाए तो अजीब सी बात है कि एक बंदा खुशी से कह रहा है कि 30% मैं कर लूंगा, आप 70% कर लो, और फिर भी इस्लामिक फाइनेंस कहते हैं नहीं, क्योंकि आपने आधा कंट्रीब्यूट किया और काम भी आप कर रहे हो, आपको आधे से कम नहीं मिलेगा। अब इस्लामिक फाइनेंस की सोच देखो। मुझे एक बात बताओ, कोई पागल होगा जो खुशी से इस तरह की टर्म्स पे एक्सेप्ट करेगा? बताओ, आप करोगे एक्सेप्ट कि आधा कैपिटल भी आप लगा रहे हो, चलाओगे भी आप, और फिर भी आप आधे से कम पे खुशी से एक्सेप्ट कर लो? खुशी से नहीं करोगे, मजबूरी में करोगे। आपको सामने वाले के 50% का इतनी जरूरत होगी कि आप उसके लिए अपना शेयर भी लूज करना चाहोगे, बट ये लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं। कल को आपको पैसे खलेंगे, कल को आपको जब 30% मिलेगा काम करने के बावजूद, पैसे लगाने के बावजूद, तो फिर आपका दिल नहीं करेगा, उससे लड़ाई झगड़े आगे पैदा होंगे। इसलिए इस्लाम ने इस कंसेप्शन भी खत्म कर दिया। बोल नहीं, जो बंदा 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उस और काम भी करेगा, उसको 50% से कम नहीं मिलेगा। 50% मिल जाएगा या फिर उससे ज्यादा मिल जाएगा। सर तो ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा? अब ज्यादा इसलिए इस्लाम ने नहीं फिक्स किया कि 50 से ज्यादा क्यों नहीं करना, मिलना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा ये तय नहीं हो सकता, क्योंकि काम की नौयत पता नहीं होगी, हर काम की नौयत अलग होगी, इसे स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। हर काम की नौयत पता नहीं होगी कि कितने लेवल का काम है, वो कितना डिजर्व करता है, ये फिर काम टू काम वेरी करेगा। इसलिए इस्लाम इसके ऊपर साइलेंट है। वो आपस में म्यूचुअली एग्री कर लें कि उसको उसके काम का कितना देना है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव मैटर है। जी बिल्कुल। सो दैट्स कॉल्ड मुशारका। उसके बाद है मुदारबा। मुदारबा में और मुशारका में फर्क बताता हूँ। मुशारका में एक बंदा अपनी मर्जी से कह सकता है कि मैं काम कर नहीं करना चाहता, अदरवाइज काम करेगा, और म्यूचुअली एग्री हो गया कि एक बंदा नहीं करना चाहता, नहीं करे, कर भी सकते हैं। मुदारबा की तो टर्म ये होगी कि एक बंदा काम करेगा और दूसरा पैसा लगाएगा। जो काम करेगा वो पैसा नहीं लगाएगा, जो पैसा करेगा वो काम नहीं करेगा। मुदारबा में एक रबुल माल होता है जो पैसा लगाता है, और एक मुदारिब होता है जो बिजनेस चलाता है, तो मैनेज करता है। इसको कहते हैं मुदारबा। इसको मुदारबा कहते हैं। मुदारबा जो है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो सकता है, याद रखिए। चलाने वाले को हो सकता है 20% मिले, 80% फाइनेंसिंग वाले को मिल जाए, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगेन, इसमें आप फिक्स नहीं कर सकते हो एज अ इस्लामिक फाइनेंस कोई फिक्स रूल नहीं बता सकता कि कितना शेयरिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काम की नौयत कितनी है, यानी कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें पैसे की वैल्यू ज्यादा होती है, काम की इतनी नहीं होती, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें पैसे की वैल्यू इतनी होती है, काम की वैल्यू ज्यादा होती है। उसमें काम जो है ना, अगले दिमाग से ज्यादा चलना होता है, स्किल बेस्ड, बहुत हाईली स्किल बेस्ड काम होता है। तो अब उसमें इस्लाम पहले से नहीं बता सकता, इसलिए उसने कहा कि ये दोनों के म्यूचुअल, उस पर छोड़ दिया कि दोनों म्यूचुअली एग्री कर जाएं कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। हाँ, अगेन वो रूल्स अपने पास अप्लाई होंगे कि लॉस से कोई फ्री नहीं होगा। अच्छा, लॉस से फ्री से मुराद क्या है यहाँ पर? ये जो रबुल माल है ये पैसा लगा रहे हैं, और जो मुदारिब है ये चला रहा है। लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस, तो वो कौन बेयर करेगा? वो मुदारबुल माल बेयर करेगा। क्योंकि जो मैनेजमेंट पार्टनर है उसका लॉस क्या होगा? उसका लॉस ये होगा कि उसने 1 साल काम किया, बिजनेस ने लॉस किया, जब लॉस किया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको कुछ नहीं मिलेगा तो उसका लॉस वो टाइम था जो उसने लगाया था, क्योंकि उस टाइम के उसको पैसे नहीं मिले, तो उसका भी लॉस हुआ। बट उसका लॉस टाइम की केस में हुआ, क्योंकि उसने टाइम ही देना था। और जिसने पैसा लगाया था उसका पैसे का लॉस हो गया। तो लॉस अभी भी शेयर हो रहा है, बट डिफरेंट तरीके से लॉस शेयर हो रहा है। ये कहलाता है मुदारबा। सेल्स जिसको हम कहते हैं। इंस्टॉल खरीदते हो, घड़ी खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, एक होता है लीज। हम लीज की बात नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। और
तो उसको कहेंगे मुशारका, और अगर एक इन्वेस्ट करेगा और दूसरा चलाएगा उसको कहते हैं मुदारबा। सो मुराबाहा में इंस्टॉलमेंट सेल होती है, डेफर्ड पेमेंट होती है। तो बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मुराबाहा की इंस्टॉलमेंट सेल्स वाली हैं, बट कुछ चीजों का ख्याल रखना है। प्राइस ऑफ गुड्स, मार्कअप एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, ये सब एग्री होने चाहिए। इनमें से कोई भी चीज हवा में नहीं होनी चाहिए कि बाद में तय करेंगे, नहीं, ये सब स्टार्टिंग में तय होना चाहिए, नंबर वन। दूसरी बात ये, जिस चीज को बेचा जा रहा है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करनी चाहिए, और सेलर ने ओन करनी है। जैसे फ्यूचर्स की ट्रांजेक्शन में पड़ी थी ना, वो इस्लाम है, क्योंकि उसमें आप एक ऐसी चीज बेच रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है, और ना ही एक बंदा ओन करता है, आप पहले भेज देते हैं और बाद में बाय भी हो सकते हैं। लिहाजा ऐसी चीज की ट्रेडिंग इस्लाम में मना है, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग इस्लाम में मना है। सो यू मस्ट सेल समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड इट मस्ट बी ओन्ड बाय द सेलर। द ऑब्जेक्ट इज ऑफर्ड फॉर एन एग्रीड प्राइस, प्राइस एग्री होनी चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू होनी चाहिए। कुछ लोग इसको हीला साजी के लिए यूज करते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, समंदर का पानी, उसकी कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू है? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको आपको पैसे चाहिए, ठीक है, और मैं सूद सूद का डेफिनेशन से बचना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे समंदर का पानी बेचो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, 1,000 लीटर समंदर का पानी बेचो, 1,000 रुपए का मैं 1 लीटर खरीदूंगा, 1,000 लीटर मैं तुमसे खरीदूंगा, 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। और 6 महीने के बाद समंदर का पानी महंगा होने वाला है, और 1,000 की जगह 1,100 का हो जाएगा। तो एक साल के बाद या 6 महीने के बाद मैं तुम्हें समंदर का पानी तुम्हारा वापस करूंगा, और तुम मुझे उसके बदले 11 लाख रुपए दोगे, क्योंकि वो समंदर का पानी 1,100 का हो जाएगा। ये नहीं हो सकता यार। ये चीजें, जिसकी वैल्यू ना हो उसको बेचा नहीं जा रहा होता, उसको सिर्फ और सिर्फ सूद की जो है ना वो गेम मैनिपुलेशन से बचने के लिए किया जाता है। लिहाजा कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू ना हो, जो वैल्यूएबल ना हो, जिसको कोई और खरीद ना सकता हो, ऐसी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। द ऑब्जेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड इन शरिया, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। उसके बाद आते हैं इजारा के ऊपर। इजारा इज जस्ट लाइक अ लीज। सारी कंडीशंस जो लीजिंग की आपने F7 में पढ़ी, वो सब इसमें फुलफिल होती हैं। इसकी एक पार्टी कहलाती है मुजिर, और एक पार्टी कहलाती है मुस्तजिर। लेसर कहलाता है मुजिर, और लेसी कहलाता है मुस्तजिर, ठीक है। और जो आप उसको रिलीज रेंटल्स देते हो उसको कहते हैं उजरा। तो ये टर्मिनोलॉजी पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। जितनी भी लीज की कंडीशंस थी जो आपने वहां पढ़ी है, वो सारी यहाँ अप्लाई होती है, बस कुछ एक्सेप्शंस हैं। नंबर वन, अगेन, कोई ऐसी चीज लीज पे नहीं हो सकती जो जो आप ओन नहीं करते हो, यानी आप कोई ऐसी चीज मुझे लीज पे नहीं दे सकते हो जो आप ओन नहीं करते हो, नंबर वन। नंबर टू, उस लीज की उस आइटम की वैल्यू होनी चाहिए। नंबर थ्री, आप उसको ओन करना चाहिए। और उसके बाद ऐसी चीज जो सॉरी, सूद आप मुझ पर नहीं लगा सकते, टाइम बेस्ड पेनल्टी नहीं लगा सकते हो आप मुझ पर, कि अगर पेमेंट लेट हो गई आपने उसके ऊपर पेनल्टी लगाते गए, वो नहीं हो सकता। और किसी ऐसी चीज को मुझे लीज आउट नहीं कर सकते हो जो शरीयत के अंदर मना हो। बाकी सारी कंडीशंस इजारा की वही हैं जो लीज के अंदर होती हैं। इट्स अ लीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। और सब कुछ शुरू में तय होगा, बाद में कोई चीज नहीं बढ़ेगी, बाद में कोई नई कंडीशन नहीं आएगी। एंड लास्ट इज सुकूक, द इस्लामिक बॉन्ड। ये फिर बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड में और इसमें फर्क क्या है? इस बॉन्ड के अगेंस्ट कोई एसेट आप तय करोगे कि ये बॉन्ड किस एसेट के अगेंस्ट है। मिसाल के तौर पर मैं एक मशीनरी परचेज करने जा रहा हूँ, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। मैंने आपको कहा कि भाई मैं मशीनरी परचेज करने जा रहा हूँ, आप इन्वेस्ट करो मेरे साथ। आपने कहा कल को मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एक सुकूक देता हूँ, यानी बॉन्ड देता हूँ, जिसमें मैं ये कमिटमेंट करता हूं कि आपके मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए, और मैं ये इतने अरसे के बाद आपको वापस करूंगा, अगर लॉस नहीं हुआ तो रिस्क आप मेरे साथ शेयर करोगे, और इसके ऊपर आप मेरे साथ फलाने एसेट में पार्टनर हो, वो एसेट में आप मेरे साथ ओनर हो उस एसेट में, और जब भी वो एसेट बिकेगा तो आपको इतना परसेंट शेयर उस एसेट की वैल्यू में से मिलेगा।
और जब तक वो एसेट नहीं बिकता, यूज होता है, उससे जितने भी प्रॉफिट जनरेट होंगे उसमें भी आपका इतना हिस्सा होगा। ये मैं आपको बॉन्ड पे लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। कल को आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, आप वो बॉन्ड किसी और को बेच दो, फिर वो जिसके पास वो बॉन्ड होगा वो मेरा पार्टनर बन जाएगा। जबरदस्त। तो इसमें एक सुकूक मैनेजर होता है, तो मैं सुकूक मैनेजर हूं क्योंकि मैं उस एसेट को मैनेज करूंगा। ठीक है। और आप मेरे साथ उसमें पार्टनर होंगे। दैट इज कॉल्ड सुकूक। सो ये था इस्लामिक फाइनेंस और इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछें। थ्योरी ही आएगी लिखने को, और इसी तरह की थ्योरी लिखने को आएगी। ठीक है। अच्छा, सो दैट्स इट।